हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप सभी को क्लियरली सुनाई दे रहा है तो एक कंफर्मेशन मैसेज ड्रॉप कीजिए। ओके, जो स्टूडेंट्स आज क्लास में पहली बार आए, ये हमारी सेकंड क्लास है। क्लास हमेशा 3 बजे स्टार्ट होगी, इसलिए आप लोग कंफ्यूज मत रहिए। कुछ स्टूडेंट्स बाकी सब्जेक्ट्स की भी क्लास करते हैं, इसलिए मैंने 10 मिनट का टाइम दिया ताकि आप प्रीवियस क्लास के डाउट्स पूछ सकें और सारे स्टूडेंट्स ज्वाइन कर सकें। अब आप लोग मैसेज मत कीजिए, मुझे कंफर्मेशन मैसेज मिल गया है कि आप लोगों को सुनाई दे रहा है। जिन स्टूडेंट्स की कनेक्टिविटी इशू है या बीच में लेक्चर सुनाई नहीं देता, वो मैसेज मत कीजिए, क्योंकि प्रॉब्लम आपकी एंड से। और जो भी आज हम पढ़ेंगे, इसका पूरा वीडियो लेक्चर आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा। जिनकी आज फर्स्ट क्लास है, क्योंकि बार बार स्टूडेंट्स लास्ट क्लास के बाद भी पूछ रहे थे कि बुक्स कौन सी हम रिफर करें, तो मैं सेकंड और थर्ड यूनिट आप लोगों को पढ़ाऊंगी। और उसके लिए आपको जो बुक रिफर करनी है वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी एंड पॉलिसी बाय एच एल आहूजा। ये किताब हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। क्लास का जो लेक्चर है वो आधे घंटे का चलेगा, 3:30 बजे तक का। और पहले हम क्लास आज स्टार्ट करेंगे तो कुछ प्रीवियस क्लास के डाउट्स थे जो टाइम बाउंडेशन की वजह से हम ले नहीं पाए थे, उनको डिस्कस करेंगे। और उसके बाद 10 मिनट का आपको समय मिलेगा अंत में, जिसमें आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। लेक्चर के बीच में आप अपने डाउट्स मत पूछिए, जो भी कॉपी पेन आपके पास है उस पर नोट डाउन कीजिए। व्हाइट बोर्ड पे जो एक्सप्लेन किया जाता है उसको नोट डाउन कीजिए। 3:30 से आप अपना डाउट पूछना शुरू कर सकते हैं। ओके, लास्ट क्लास में जब हमने डिस्कस किया था तो हमने स्टार्ट किया था कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, इसका मतलब क्या है, माइक्रो और मैक्रो के बीच में मेजर डिफरेंस क्या है, और इसका ओरिजिन कहाँ से स्टार्ट होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, या माइक्रो के बाद मैक्रो की जरूरत क्यों पड़ी, इसका ओरिजिन क्या है। इसको हम डिस्कस कर रहे थे, जो कि स्टार्ट हुआ था विद द ग्रेट डिप्रेशन। ग्रेट डिप्रेशन से रिलेटेड बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेरीज आए थे और क्वेश्चंस आए थे, जिसमें एक डाउट था कि अगर 1929 में आउटपुट डिक्लाइन कर रहा था तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज में, लेकिन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कर रहे थे, तो रीजन क्या था, क्यों डिप्रेशन आया था। कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निवेश हो रहा था, कुछ स्टूडेंट्स ने पूछा, तो डिप्रेशन क्यों आया था, इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। 1929 में मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे डिप्रेशन की प्रॉब्लम जो है वो स्टार्ट हुई थी। तो स्टूडेंट्स का डाउट ये भी था, क्या ये डिप्रेशन सिर्फ कैपिटलिस्ट या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आया था, या ये पूरे विश्व में आया था। तो बहुत सारी किताबों में आप पढ़ेंगे तो लिखा होगा कि ऑल ओवर द वर्ल्ड था या पूरे विश्व में था। इसका मतलब नहीं कि हर इकोनॉमी में डिप्रेशन स्टार्ट हुआ था या जो उसका इफेक्ट था, उसका प्रभाव था बाकी अर्थव्यवस्था में, वो एक समान था। जो डिप्रेशन स्टार्ट हुआ था 1929 में, वो स्टार्ट हुआ था अमेरिका में, जो कि एक कैपिटलिस्ट या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी और जो स्वतंत्र बाजार के नियमों के अधीन थी, जिसे हम कहते हैं कि फ्री मार्केट इकोनॉमी। फ्री मार्केट इकोनॉमी का मतलब है कि जहाँ पे सप्लाई और डिमांड के आधार पे डाउनवर्ड स्लोपिंग आपका डिमांड लाइन है, अपवर्ड स्लोपिंग सप्लाई लाइन है। इसके आधार पे जब कीमत दर का निर्धारण होता है, प्राइस डिटर्मिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, तो इसे हम कहते हैं फ्री मार्केट इकोनॉमी, स्वतंत्र बाजार अर्थव्यवस्था। इस प्रकार की जो अर्थव्यवस्था थी अमेरिका थी, और यहाँ पे जो स्टॉक प्राइजेस थे वो सितंबर 4 1929 से ही गिरना शुरू हो गए थे। 4 सितंबर 1929 से अमेरिका में जो स्टॉक मार्केट के प्राइजेस थे वो गिरना शुरू हुए थे। और अक्टूबर 29 को, इसको नोट डाउन कर लीजिए, अक्टूबर 29 1929, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है। और पूरे विश्व में ये दिन जो है सुर्खियों में था, न्यूज में था, और इसे ब्लैक ट्यूसडे भी कहा जाता है। ब्लैक ट्यूसडे इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस दिन जो अमेरिका का स्टॉक मार्केट था वो पूरी तरीके से क्रैश हो गया था। उस पर इतनी ज्यादा गिरावट आई थी कि पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया था। और इसमें गिरावट आने की वजह से इसका इफेक्ट जितनी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी, स्वतंत्र बाजार अर्थव्यवस्था थी, उन पे इसका प्रभाव पड़ा था।
और ब्रिटेन या यूनाइटेड किंगडम भी इससे प्रभावित हुआ था, जो कि एक फ्री मार्केट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन ये था कि जर्मनी में फिर डिप्रेशन क्यों आया था। तो आपको ये समझना जरूरी है कि जब डिप्रेशन स्टार्ट हुआ था तो ये कैपिटलिस्ट या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से स्टार्ट हुआ था, क्योंकि ये देश या अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा डेवलप थे, विकसित थे। तो बाकी जो अर्थव्यवस्था थी, जो थोड़ी अल्प विकसित थी, वो इन पे निर्भर करती थी। और उसी प्रकार से जर्मनी जो है वो अमेरिका पे डिपेंडेंट था, क्योंकि अमेरिका से वो बहुत ज्यादा लोन लेते थे। जब अमेरिका में फाइनेंशियल क्राइसिस आई तो उसका प्रभाव जर्मनी पे बहुत ज्यादा पड़ा, और जर्मनी की जीडीपी, जिसे हम कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या नेशनल इनकम भी इसे कहा जाता है, जो राष्ट्रीय आय को दर्शाता है, इसमें बहुत तेजी से गिरावट आने लगी, जिसकी वजह से जर्मनी पे भी डिप्रेशन का जो असर था वो बहुत ज्यादा था। कुछ स्टूडेंट्स ने ये पूछा था कि इंडिया पे इसका क्या प्रभाव पड़ा था, क्योंकि आप जानते हैं कि इंडिया जो है ना ही व्यापार के द्वारा बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ था, ना इंडिया में बहुत ज्यादा निवेश था। औद्योगिक स्तर पे भी अगर बात करें तो इंडस्ट्रियलाइजेशन भी बहुत ज्यादा नहीं था। तो इंडिया पे जो असर पड़ा था वो बहुत ही डिप्रेशन का नेग्लिजिबल था। इसलिए हम कहते हैं डिप्रेशन को कहा तो जाता है कि ये पूरे विश्व में आया था, लेकिन इसका जो असर है ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पे ज्यादा पड़ा था। और जो इन देशों से जुड़े हुए थे, चाहे वो व्यापार के स्तर पे हो या लोन लेने के स्तर पे हो, तो इंडिया पे जो इफेक्ट था वो था नेग्लिजिबल। और सिर्फ दो सेक्टर्स थे इंडिया के जिसपे की प्रभाव पड़ा था, एक था जूट और दूसरा था कोल। तो इंडियन इकोनॉमी पे अगर हम डिप्रेशन के इफेक्ट की बात करें तो ये बहुत ही ज्यादा नेग्लिजिबल था या ना के बराबर था। इसलिए हमारा जो पूरा फोकस है डिप्रेशन का, ग्रेट डिप्रेशन का, वो किस प्रकार की अर्थव्यवस्था के साथ है, कैपिटलिस्ट और दूसरा फ्री मार्केट। इसी के साथ ये साबित हुआ, जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे उनकी जो थ्योरी थी आय एवं रोजगार की, वो पूरी तरीके से फेल हो गई या उसे फेल डिक्लेयर किया गया, क्योंकि पूरे 10 इयर्स तक 1930s का जो पूरा दशक था उसमें जितनी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी, स्वतंत्र बाजार अर्थव्यवस्था थी, उसमें डिप्रेशन आया था। और डिप्रेशन का अर्थ है कि राष्ट्र आय में बहुत तेजी से गिरावट आई थी, बेरोजगारी बहुत ज्यादा थी। अमेरिका में 1933 में 25% लोग जो है वो बेरोजगार थे। तो हम ये क्यों कहते हैं कि जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे उनकी थ्योरी फेल हो गई। इससे पहले हम ये समझते हैं कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो थे उन्होंने कहा क्या था। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ये मानते थे कि सप्लाई और डिमांड, पूर्ति और मांग, ये है डिमांड वक्र और ये है पूर्ति वक्र, ये जो है हमेशा एक दूसरे के बराबर रहेगा और ये है संतुलन का बिंदु। और यहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर रहेगा। फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर मतलब जितने भी श्रमिक इच्छुक हैं काम करने के लिए उनको रोजगार मिलेगा और किसी भी प्रकार की इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगी। इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है अनिच्छिक बेरोजगारी। जो लोग काम करने के लिए इच्छुक है उन सबको काम मिल जाएगा, फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेस होगा। और पूर्ति एवं मांग जो है, सप्लाई इज इक्वल टू डिमांड पे संतुलन जो है पूंजीवादी स्वतंत्र बाजार अर्थव्यवस्था पे हमेशा बनी रहेगी। ऐसा कौन मानते थे? ऐसा मानते थे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। तो इनके अनुसार कभी भी रिसेशन, डिप्रेशन ऐसी प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती थी। लेकिन 1930s का जो पूरा दशक था उसने ये साबित कर दिया कि क्लासिकल्स ने जो थ्योरी दी थी जिसका फाउंडेशन क्या था, माइक्रो इन नेचर, इनकी जो आय एवं रोजगार की थ्योरी थी वो कैसी थी, माइक्रो इन नेचर, जो पूरी तरीके से फेल हो गई थी। ये थ्योरी बनी किस पे थी, सेज लॉ ऑफ मार्केट पे। बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन था कि सेज लॉ ऑफ मार्केट है क्या। सेज लॉ ऑफ मार्केट सिंपली, जिसे कि जेबी से ने दिया था, ये एक फ्रेंच इकोनॉमिस्ट थे जेबी से, इन्हीं के नाम पे सेज लॉ ऑफ मार्केट है। इनके अनुसार
सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, इसका मतलब कि पूर्ति जो है वो हमेशा मांग के बराबर होती है। सप्लाई डिमांड को अपने आप क्रिएट करती है। इसके पीछे का लॉजिक क्या था उसको समझिए। कहते थे प्रोडक्शन फंक्शन या उत्पादन फलन को अगर हम देखें तो y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एन के एल। एन यहाँ पे लेबर को दर्शाता है, के कैपिटल को, एल लैंड को। कहते हैं अगर उत्पादन हो रहा है तो उसके उत्पादन के साधन है और वो उनको पेमेंट किया जा रहा है, उनकी अपनी आय है, और इस आय से जब वो व्यय करेंगे तो इनकम जो है वो एक्सपेंडिचर के बराबर होगा और ये टोटल प्रोडक्शन के वैल्यू के बराबर होगा। तो ये कहते हैं अगर 100 इकाई का उत्पादन हो रहा है तो इस 100 इकाई उत्पादन से जो श्रमिक है उसको वेजेस मिल रहे हैं, कैपिटल के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जा रहा है, लैंड के लिए रेंट दिया जा रहा है, और जो खुद प्रोड्यूसर है, एक स्टूडेंट ने कहा कि इसको रिपीट कर दूं मैं, ओके हम फिर से समझते हैं। सेल्स लॉ ऑफ मार्केट का एक इम्पॉर्टेंट लॉ है। सेल्स लॉ ऑफ मार्केट जो है एक फ्रेंच इकोनॉमिस्ट थे जे.बी. से, इन्होंने दिया था, जो कहता था कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, कि पूर्ति जो है मांग को लेकर आती है। जितनी पूर्ति होगी, जितनी सप्लाई होगी उतनी डिमांड होगी, ऐसा ये मानते थे। इनका जो ये मानना था इसी को कहते हैं सेल्स लॉ ऑफ मार्केट। किसी भी बाजार में जितनी पूर्ति होगी उतनी ही मांग होगी। इसके पीछे इनका एक आधार था, एक लॉजिक था, एक एक्सप्लेनेशन था, उसी को मैं डिस्क्राइब कर रही थी। उसके लिए हम लेंगे उत्पादन फलन। y इज इक्वल टू, y का मतलब यहाँ क्या दर्शाता है, आउटपुट को या उत्पादन को। y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ n के l। n के l का यहाँ क्या मतलब है, फंक्शन का मतलब समझ लीजिए। फंक्शन का मतलब है जो भी लेफ्ट साइड में है, यहाँ पे आउटपुट है, इट डिपेंड्स अपॉन जो भी वेरिएबल आपके राइट हैंड साइड पे लिखा है। अगर कहीं पे f का सिंबल है या फंक्शन का सिंबल है तो ये बताता है कि लेफ्ट साइड में जो वेरिएबल है उसका वो किन किन कारकों पे निर्भर करता है। तो यहाँ पे उत्पादन जो है वो डिपेंड करता है लेबर पे, कैपिटल पे, लैंड पे, टेक्नोलॉजी पे भी करता है, लेकिन अभी उसे हमने इसमें इंक्लूड नहीं किया। हम एक सिंपल प्रोडक्शन फंक्शन या सिंपल उत्पादन फलन हमने लिया है। तो से कहते थे, जेबी से का कहना था कि अगर उत्पादन हो रहा है फॉर एग्जाम्पल 100 इकाई के बराबर, ये हमने एक सिंप्लीफाई करने के लिए एग्जाम्पल दिया है। इसी 100 रुपए से जो है श्रमिक को जो है वेजेस दिए जा रहे हैं, कैपिटल के लिए इंटरेस्ट का पेमेंट किया जा रहा है बैंक्स को, लैंड के लिए रेंट दिया जा रहा है। और अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, जो प्रोड्यूसर है इसमें प्रॉफिट भी जुड़ा हुआ है जिसके लिए हम आई लिखते हैं, ये प्रॉफिट को सिंबलाइज करता है। तो सबका अपना अपना शेयर है मार्केट में। जितना भी हम सप्लाई करते हैं, जो भी उसकी मार्केट वैल्यू है, उसी में से प्रॉफिट का भी शेयर है, रेंट भी है, इंटरेस्ट भी है, वेजेस भी है। अगर इन सबको इनकम मिल रही है, प्रोड्यूसर को भी प्रॉफिट के टर्म्स में इनकम मिल रही है, तो इन सब की मार्केट में अलग अलग वस्तुओं के लिए डिमांड भी होगी। और ये जो डिमांड होगी ये किसके लिए होगी, जो उत्पादन हो रहा है या जो सप्लाई हो रहा है। ये 100 जो है ये सप्लाई को दिखाता है। तो कहते हैं क्योंकि जो उत्पादन के साधन है उनकी आय है जो कि उत्पादन की वजह से है, तो जब वो व्यय करेंगे या एक्सपेंडिचर करेंगे तो वो जो गुड्स प्रोड्यूस होंगे, जो मार्केट पे गए होंगे सप्लाई के रूप में, उन्हीं पे करेंगे, तो डिमांड सप्लाई के बराबर होगा। ये जो थ्योरी थी, आप सोच रहे होंगे कि जरूरी तो नहीं है कि अगर 100, हम मान लेते हैं शू फैक्ट्री है, तो अगर 100 जूतों का प्रोडक्शन या उत्पादन होता है, जरूरी तो नहीं है कि 100 जूतों की डिमांड भी हो, क्योंकि हमारी डिमांड में क्वेश्चन एक स्टूडेंट ने पूछा एन क्या है। एन जो है वो लेबर को दिखाता है, जितने लोग, जितने श्रमिक हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, वो लेबर को डिनोट करता है। एन मीन्स लेबर। तो ये जरूरी तो नहीं है कि अगर 100 जूतों का उत्पादन हो रहा है तो उतनी की मांग भी हो या उतनी डिमांड हो मार्केट में। तो ये जो है यही शो करता है कि ये जो पूरी थ्योरी एक ऐसे माइक्रो इन नेचर है, ये मैक्रो एस्पेक्ट पे बेस्ड नहीं थी, और इसी वजह से ये सेल्स लॉ ऑफ मार्केट जो है फेल हो गया था। अगर 100 कमोडिटी का प्रोडक्शन एक फर्म कर रही है या एक इकाई कर रही है, तो जरूरी नहीं है कि जिस वस्तु का उत्पादन हो रहा है उसकी मांग हो। लेकिन इनका लॉजिक क्या था, क्योंकि जितनी भी उत्पादन के साधन है सबकी इनकम है, तो उस इनकम से वो एक्सपेंडिचर जनरेट करेंगे, व्यय करेंगे, और वो जो
मांग उत्पन्न करेंगे वो हमेशा पूर्ति के बराबर होगा, ऐसा सीए का मानना था, जिसे सेज लॉ ऑफ मार्केट कहा जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसी के आधार पे क्लासिकल्स की थ्योरी थी, लेकिन 1929 या 1930 के डिप्रेशन ने, महामंदी ने इसको गलत ठहराया। तो उसके बाद 1930s में जॉन मेनार्ड कीन्स ने अपना काम शुरू कर दिया था, और इन्होंने ये कहा, जॉन मेनार्ड कीन्स ने, कि क्लासिकल थ्योरी जो है वो पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि ये डिप्रेशन से निकलने का जो सुझाव है वो नहीं दे पाई, क्योंकि इनके अनुसार तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अगर कभी असंतुलन में जाती है क्लासिकल्स के अकॉर्डिंग, तो अपने आप सेल्फ करेक्शन से या अपने आप मार्केट फोर्सेस जो कि पूर्ति और मांग है उनकी ताकत से अपने आप इक्विलिब्रियम या संतुलन पे आ जाती है। तो कीन्स ने कहा कि ऐसा तो हुआ नहीं, इसका मतलब कि क्लासिकल्स जो थे उन्होंने जो थ्योरी दी थी वो गलत है। तो जॉन मेनार्ड कीन्स ने जो थ्योरी दी, उन्होंने मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि क्लासिकल्स की थ्योरी कैसी थी नेचर में, माइक्रो इन नेचर, जो सेज लॉ पे बेस्ड थी। जॉन मेनार्ड कीन्स ने जो थ्योरी दी, जिसे हम डिटेल में पढ़ेंगे जब थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट जॉन मेनार्ड कीन्स की हम पढ़ेंगे, अभी के लिए आप लोग ये याद कर लीजिए कि जॉन मेनार्ड कीन्स ने जो थ्योरी दी थी वो कैसी थी, मैक्रो इन नेचर, और इन्होंने बहुत सारे जो मैक्रो इकोनॉमिक टूल्स है, फॉर एग्जांपल एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एमपीसी, इसको इंट्रोड्यूस किया था। इसको भी हम कंजम्पशन फंक्शन में डिटेल में पढ़ेंगे। इसे इंट्रोड्यूस किया था, और कीन्स जो है वो एक बहुत ही डिफरेंट विचारधारा लेकर आए थी, और उनका ये मानना था कि डिप्रेशन या मंदी से अपने आप पूंजीवादी अर्थव्यवस्था नहीं निकल सकती, इसीलिए गवर्नमेंट का जो रोल है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप याद कीजिए कि हमने बात की थी लेजेस फेयर की। लेजेस फेयर मतलब कि गवर्नमेंट का जो इंटरफेरेंस है या जो हस्तक्षेप है वो उत्पादन गतिविधियों में वो ना के बराबर है। लेकिन कीन्स क्या कहते हैं कि अगर गवर्नमेंट जो है वो इंटरवीन नहीं करेगी तो हम मंदी से बाहर नहीं निकल सकते। और कीन्स के अनुसार डिप्रेशन का जो रीजन था वो था एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड में बहुत तेजी से कमी आना। इसका मतलब क्या है, जहां पे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होती है। अगर एग्रीगेट डिमांड या कुल मांग में किसी भी कारण की वजह से कमी आएगी, पीडीएफ जो है आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए लेफ्ट साइड में एक डाउनलोड का ऑप्शन है, बॉटम लेफ्ट साइड में, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ फाइल। एडी इज इक्वल टू एस का क्या मतलब है, एग्रीगेट डिमांड बराबर एग्रीगेट सप्लाई, कुल मांग बराबर कुल पूर्ति। तो कीन्स कहते थे कि एग्रीगेट इफेक्टिव डिमांड वो डिमांड है जहां एग्रीगेट डिमांड या कुल मांग कुल पूर्ति के बराबर होती है, और अगर कभी कुल मांग में कमी आती है तो यही कारण है मंदी का या डिप्रेशन का, जिसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़े और ये समझे कि मेजर मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज क्या हैं, क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, जो ये आप लोगों के साथ में इसलिए ले रही हूँ ताकि आप ये समझ सकें कि मैक्रो इकोनॉमिक्स है क्या, कब स्टार्ट हुआ। थोड़ा सा हम जॉन मेनार्ड कीन्स के बारे में समझ लेते हैं। जॉन मेनार्ड कीन्स जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इकोनॉमिस्ट हैं, क्योंकि उन्होंने मैक्रो इकोनॉमिक्स को एस्टैब्लिश किया। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि अब मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स या थ्योरीज थी ही नहीं जॉन मेनार्ड कीन्स के पहले। बिल्कुल थी, प्राइस लेवल की थ्योरीज थी, प्राइस लेवल भी हमने डिस्कस किया है कि मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है। साथ ही साथ बिजनेस साइकिल्स भी एक मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है, इसकी भी थ्योरीज थी। लेकिन इनके आधार पे कोई बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत का निर्माण नहीं हुआ था। जॉन मेनार्ड कीन्स ने जब थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट दिया तो इन्होंने मैक्रो इकोनॉमिक्स को एस्टैब्लिश किया, इसलिए इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। दूसरा चीज, ये एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे, जिस स्कूल ऑफ थॉट से ये बिलोंग करते थे, इसको नोट डाउन कीजिए, स्कूल ऑफ थॉट। स्कूल ऑफ थॉट क्या है, स्कूल ऑफ थॉट का मतलब है कि ग्रुप ऑफ पीपल या ऐसे ग्रुप ऑफ इकोनॉमिस्ट जो एक सिद्धांत पे यकीन करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे क्लासिकल्स थे तो वो लेजर फेयर पे यकीन करते थे, कुछ उनका बेसिक फाउंडेशन होता है, उसके बेसिस पे ही वो सारे सिद्धांतों का निर्माण करते हैं। तो स्कूल ऑफ थॉट मतलब एक तरीके की विचारधारा रखना, एक तरीके के सिद्धांतों पे काम करना और नीतियों का निर्माण, नीतियों का तो नहीं, मैक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी का निर्माण करना, जिनके आधार पे नीतियों का निर्माण होता है।
तो जो स्कूल ऑफ थॉट कीन्स का था वो उन्हीं के नाम से प्रचलित था या अभी भी प्रचलित है, जिसे कहते हैं कीनशियन इकोनॉमिक्स। कीनशियन इकोनॉमिक्स इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने इकोनॉमिक्स को जो है एक, आप कह सकते हैं एक नई नई विचारधारा के साथ इंट्रोड्यूस किया था। और जो 1936 में इनकी किताब आई थी अ जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, इससे इन्होंने मैक्रो इकोनॉमिक्स को एस्टैब्लिश किया था। इसलिए इसे कीनशियन रेवोल्यूशन के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये एक प्रकार का रेवोल्यूशन था। और न्यू इकोनॉमिक्स के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि एक प्रकार की नई तरीके की अर्थशास्त्र की इन्होंने बात की थी, न्यू इकोनॉमिक्स। ओके, तो यहाँ हम लोगों का ये क्लियर हो गया कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का ओरिजिन क्या था। ग्रेट डिप्रेशन के साथ जब कीन्स ने 1936 में अपनी किताब दी, इसके साथ मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है एस्टैब्लिश हो गया पूरी तरीके से। अब द मेजर इश्यूज एंड कंसर्न्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी कर रहे हैं तो हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स की इम्पोर्टेंस क्या है, हम इसे क्यों स्टडी करते हैं, इसमें मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स क्या है, कौन से ऐसे कारक हैं जो अर्थव्यवस्था में मैक्रो इकोनॉमिक्स को दर्शाते हैं। तो पहला जो है वो हमने लिया है बेरोजगारी या द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ये जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है ये ना ना सिर्फ ग्रेट डिप्रेशन के समय पे थी 1929 में जब पहली बार ये कॉन्सेप्ट आया मंदी का, बल्कि 1936 में जब कीन्स ने इसका सोल्यूशन दिया उसके बाद से लेके अब तक भी अगर आप देखेंगे इन 2020 बेरोजगारी जो है एक बहुत बड़ी समस्या है। अगर हम भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में बात करें तो बेरोजगारी को समझने के लिए बहुत सारे सिद्धांत का निर्माण किया गया जिसे हम थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे स्टडी करेंगे अपकमिंग लेक्चर्स में। तो अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोजगारी की प्रॉब्लम जो है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसको समझने के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ना जरूरी है। दूसरी चीज है रिसेशन। रिसेशन में एक हमेशा स्टूडेंट के मन में डाउट आता है, रिसेशन और डिप्रेशन जो है उसमें क्या अंतर है। इसको हमने डिस्कस किया था लेकिन मैं फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम दो ग्राफ लेते हैं, ये एक्स एक्सिस में टाइम पीरियड है, वाई एक्सिस में जीडीपी है। जीडीपी हम क्यों लेते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय आय को दर्शाने का सबसे प्रचलित तरीका है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब देखिए ये जो ग्राफ है इसमें जो स्ट्रेट लाइन हमने लिया है तो ये बताता है स्टेबल इक्विलिब्रियम कि जीडीपी का जो रेट है वो टाइम पीरियड या समय अंतराल में बदल नहीं रहा है, लेकिन उसमें फ्लक्चुएशन है, उतार चढ़ाव है, जिसको हम इस तरीके से हमने ड्रॉ किया है। उसी प्रकार से जब लाइन ऊपर की तरफ जा रही है ये बता रहा है कि जीडीपी जो है वो लगातार बढ़ रही है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड में इसमें उतार चढ़ाव है। ये जो उतार चढ़ाव आप देख रहे हैं इसी को हम कहते हैं फ्लक्चुएशन या परिवर्तन। और ये ग्राफ शो करता है किस चीज को, बिजनेस साइकिल्स को। इसको ट्रेड साइकिल्स भी कहते हैं। अब रिसेशन किसे कहते हैं इसको समझिए। जो ये लाइन है इस लाइन पे अगर जीडीपी है तो इसका मतलब ये शो करता है इक्विलिब्रियम को, संतुलन को। लेकिन जब हम इस लाइन से नीचे जाते हैं तो ये जो पूरा, अब देख सकते हैं हम दूसरा कलर यूज करके आपको एक्सप्लेन करते हैं। ये जो डाउनवर्ड आप देख रहे हैं ये डाउनवर्ड पोर्शन जो है ये बताता है रिसेशन को, कि जीडीपी में अगर लगातार गिरावट आ रही है तो ये बताता है मंदी, मंदी को या आप कह सकते हैं रिसेशन को। मंदी तो एग्जैक्टली नहीं कर सकते, रिसेशन की हिंदी आप लोग चेक कर लीजिएगा। रिसेशन जो है वो डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ जीडीपी या जीडीपी या राष्ट्रीय आय में गिरावट को दर्शाता है। जब आप इसके लोएस्ट पॉइंट को लेंगे, लोएस्ट पॉइंट को, तो ये बताता है डिप्रेशन को, इसके नीचे अब जीडीपी नहीं जा सकती, इसे हम कहते हैं मंदी। ग्रेट डिप्रेशन का क्या मतलब है, ग्रेट डिप्रेशन क्यों कहा जाता है, क्योंकि ग्रेट डिप्रेशन 10 साल तक था, 10 years, इसीलिए उसे कहते हैं ग्रेट डिप्रेशन या महामंदी। ठीक है, तो दोनों ग्राफ का डिफरेंस क्या है, एक में जीडीपी जो है वो उसमें वो स्टेबल है, चेंज नहीं हो रही, दूसरे में जीडीपी जो है वो लगातार बढ़ रही है, लेकिन अलग अलग समय पर इस पे उतार और चढ़ाव आ रहा है। जो ये उतार चढ़ाव आता है इसी को हम कहते हैं बिजनेस साइकिल्स।
ओके, तो ये रिसेशन और डिप्रेशन का डिफरेंस है। रिसेशन जो है किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा बेरोजगारी बढ़ जाती है और लोगों पे इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। जो लोग पहले से बिलो पॉवर्टी लाइन है या गरीब है, वो अपनी बेसिक नेसेसिटी को फुलफिल नहीं कर पाते, और किसी भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट या डेमोक्रेसी के लिए या किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए ये बहुत ही बड़ी समस्या है। इसलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमेशा स्टडी किया जाता है कि बिजनेस साइकिल्स का रीजन क्या है, क्यों बिजनेस साइकिल्स आते हैं, ये उतार चढ़ाव जीडीपी में क्यों आता है, और इसको फाइंड आउट करके ऐसी नीतियों का निर्माण करना जिससे कि रिसेशन से हम जल्दी निकल पाए। क्योंकि बिजनेस साइकिल एक नेचुरल फेनोमेना है, हम इसे रोक नहीं सकते। रिसेशन कुछ समय अंतराल बाद जरूर आएगा, भले 10 साल बाद, 20 साल बाद, लेकिन हम इससे कितनी जल्दी निकल सकते हैं ये डिपेंड करता है कि हमारे यहाँ की मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी हमने किस तरीके की बनाई है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है इन्फ्लेशन का। इन्फ्लेशन जो है वो ज्यादातर न्यूज में रहा है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं मुद्रास्फीति। इसका क्या मतलब है, इसे भी हम एक ग्राफ से समझते हैं। यहाँ पे हमने एक्स एक्सिस में टाइम पीरियड ले लिया और वाई एक्सिस में हमने ले लिया प्राइस लेवल। ये जो है एक किसी पर्टिकुलर वस्तु या सर्विसेज की प्राइस नहीं है, ये सारे जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं उनकी बास्केट ऑफ कमोडिटीज को लिया जाता है। कुछ जो इम्पोर्टेंट वस्तु है उनको लिया जाता है, जो इम्पोर्टेंट सर्विसेज है उनको लिया जाता है, उनकी बेसिस पे गणना की जाती है प्राइस लेवल की। और इंडिया में जो यूज किया जा रहा है अभी है वो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये सब भी आप लोग डिटेल में पढ़ेंगे इन्फ्लेशन वाले चैप्टर में। अगर लगातार प्राइस लेवल में वृद्धि आ रही है, इसे हम कहते हैं परसिस्टेंट एंड कंटिन्यूअस। परसिस्टेंट एंड कंटिन्यूअस, अगर लगातार, लगातार का क्या मतलब है कि अब इस ग्राफ में देखिए, अगर अचानक से प्राइस लेवल बढ़ा और फिर गिर गया तो इसे हम इन्फ्लेशन का नाम नहीं दे सकते। अगर कंटिन्यूअसली प्राइस लेवल इंक्रीज हो रहा है तो इसको हम कहते हैं इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है वो हमेशा वैल्यू ऑफ मनी को डिक्रीज कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 100 रुपए है, अब अगर इन्फ्लेशन हो गया या प्राइस लेवल्स बढ़ गए तो जितना आप 100 रुपए से पहले खरीद सकते थे अब उससे कम खरीद पाएंगे। तो वैल्यू जो है उसमें कमी आएगी मनी की, और लोगों पे इसका जो असर पड़ेगा आम जनता पे वो बहुत नेगेटिव पड़ेगा। तो इन्फ्लेशन जो है वो हमेशा इकोनॉमी कोशिश करती है कि उसको स्टेबल रखे, और उसके लिए यूज करती है इन्फ्लेशन टारगेटिंग। कि इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति को कहाँ टारगेट किया जाए कि वो इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आए। क्योंकि अगर स्टैगफ्लेशन अभी मैं डिस्कस करूंगी, अभी हम लोग इन्फ्लेशन पे है। इन्फ्लेशन टारगेट जो है इंडिया के लिए है 4% +-2, मतलब 4+2 भी हो सकता है, 4-2 भी हो सकता है। तो 2% से लेके 6% के बीच पे इन्फ्लेशन को टारगेट करने की कोशिश की जाती है। अगर प्राइस लेवल बहुत कम हो गया तो प्रोड्यूसर जो है, इन्फ्लेशन टारगेट को रिपीट करने के लिए एक स्टूडेंट ने कहा है, इन्फ्लेशन टारगेटिंग जो है ये की जाती है आरबीआई के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि सेंट्रल बैंक है। और ये कितने पे टारगेट किया गया है, 4% +-2। इसका मतलब 4-2, 2%, 4+2, 6%। 2% से 6% के बीच में अगर प्राइस लेवल इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो अच्छी तरीके से होगी। अगर इन्फ्लेशन 2% से नीचे गिर गया, अगर प्राइस लेवल जो है, इन्फ्लेशन टारगेटिंग जो है वो हर साल नहीं डिसाइड किया जाता है, इस पे हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। इन्फ्लेशन टारगेटिंग जो है, जो फाइनल डिसाइड किया गया है रिसेंटली, वो है 4% में, +-2% में, और इसको रिवाइज भी किया जाता है लेकिन हर साल नहीं किया जाता। 2% से 6%, अगर 2% से नीचे चला गया तो क्या होगा, जो उत्पादन कर रहे हैं, जो एंटरप्रेन्योर्स है, प्रोड्यूसर्स है, उनका प्रॉफिट क्या होगा, वो गिर जाएगा। प्रॉफिट गिरेगा तो उत्पादन में कमी आएगी, इससे बेरोजगारी होगी। ठीक है, तो इसलिए इन्फ्लेशन जो है 2 से 6% होना चाहिए। 6% से ज्यादा हो गया तो क्या हो गया, लोगों के लिए वस्तुएं महंगी हो जाएंगी, उनके पास जो आमदनी है वो कम पड़ने लगेगी, और वो नेशनल लेवल पे इसके लिए प्रोटेस्ट भी हो सकता है। जैसे आप लोगों ने देखा था
कि अनियन के प्राइसेस जब बढ़ जाते हैं तो बहुत ज़्यादा नेशनल लेवल पे प्रोटेस्ट होता है और जो सरकार है उस पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने की बात की जाती है। बिजनेस साइकिल्स हम समझ चुके हैं, अभी बिजनेस साइकिल्स में ये समझा जाता है कि बिजनेस साइकिल्स क्यों होते हैं, इनकी भी अलग अलग थ्योरीज जो है हम पढ़ेंगे बिजनेस साइकिल्स की थ्योरीज में। स्टैगफ्लेशन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब समझिए 1929 में जब डिप्रेशन आया था, आउटपुट का और एम्प्लॉयमेंट का क्या रिलेशन है। आउटपुट अगर डिक्रीज होगा तो एम्प्लॉयमेंट भी डिक्रीज होगा, उत्पादन डिक्रीज होगा, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ n। n क्या है, श्रमिकों को दर्शाता है। अगर आउटपुट या उत्पादन में, बुक तो आप लोगों को बताई गई है फिर भी आप लोग पूछ रहे हैं, एच एल आहूजा बुक है हिंदी इंग्लिश मीडियम के लिए। आउटपुट अगर रिड्यूस हो रहा है, अगर इसमें रिडक्शन आ रहा है तो इसका मतलब जो एम्प्लॉयमेंट है या रोजगार है, क्योंकि y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ n है, उसमें भी कमी आएगी, तो ये दोनों डायरेक्टली एक दूसरे से रिलेटेड है। लेकिन स्टैग्फ्लेशन जो है ये 1970 में पाया गया, 1970s। आधे घंटे हो चुके हैं, आप लोग अपने डाउट पूछ सकते हैं, वो स्टैग्फ्लेशन के साथ आज का लेक्चर में वाइंड अप करूंगी। 1970 जो है इस यहाँ पे इसका पूरा जो दशक था 1970s का, उसमें स्टैग्फ्लेशन पाया गया। स्टैग्फ्लेशन जो है एक फेनोमेना है जो पाया गया जिसमें ये देखा गया कि रिसेशन है, मतलब जीडीपी बहुत कम है,